So dear children, now we are going to start here with our next topic. What did liberal nationalism stand for? कि liberal nationalism का क्या अर्थ है? तो बच्चों यहाँ आपको समझना होगा, नेशनलिज्म तो आप जानते ही हैं, नेशनलिज्म का मतलब कि नेशन को सपोर्ट करना, नेशन से एक प्रेम की भावना रखना, लेकिन यहाँ पे बात लिबरल नेशनलिज्म की जा रही है। तो लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ होता है कि ऐसी नेशनलिज्म की जिसमें फ्रीडम भी मिली हो। अब ये फ्रीडम किस टाइप की होनी चाहिए, इसको हम आगे के टेक्स्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कि अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, यानी कि 1801 से लेकर के 1820 1825 का जो पीरियड था, जो अर्ली 19th सेंचुरी का पीरियड था यूरोप का, उस दौरान नेशनल यूनिटी को जोड़ करके देखा जाता था लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से। यानी कि नेशनल यूनिटी, ऐसा लोगों का मानना था कि नेशनल यूनिटी तभी पॉसिबल है जब लोगों को फ्रीडम भी मिलेगी। ये इसका मतलब है कि नेशनल यूनिटी को तभी इमेजिन किया जा सकता है जब लोगों को फ्रीडम भी मिले। तो ये जो वर्ड लिबरलिज्म है, इसको लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री होना। तो अब ये लिबरलिज्म क्या था, तो इसको भी ध्यान दीजिए कि फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कि जो नया इमर्ज होता हुआ जो मिडिल क्लास था, उसकी नज़र में लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि हर किसी को, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले और हर इंडिविजुअल कानून के सामने एक समान दृष्टि से देखा जाए, हर इंडिविजुअल की कानून के सामने इक्वालिटी हो। तो ये तो एक बोलचाल की भाषा में लिबरलिज्म का मतलब था कि हर किसी को फ्रीडम हो और हर किसी को कानून के सामने बराबरी का अधिकार हो। लेकिन पॉलिटिकली इसका क्या मतलब था? पॉलिटिकली इसका मतलब था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकली इस लिबरलिज्म वर्ड का मतलब था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि सबकी सहमति से बनी हुई सरकार। फिर आगे कहा जा रहा है कि सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जमाने से लिबरलिज्म को किस अर्थ में देखा जाता था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जमाने से लिबरलिज्म को किस सेंस में देखा जाता था, कि लिबरलिज्म का मतलब है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी की जिसमें एक राजा होता है और जो अल्टीमेट होता है। तो इस ऑटोक्रेसी का खत्म होना और क्लेरिकल प्रिविलेजेस का खत्म होना। क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब कि वो प्रिविलेजेस, वो सुविधाएं जो क्लर्जी और नोबिलिटी को मिली हुई थी, उन सुविधाओं का खत्म होना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म को देखा जाता था कि लिबरलिज्म होने का मतलब है कि ऑटोक्रेसी की समाप्ति और क्लेरिकल प्रिविलेजेस की समाप्ति। साथ ही साथ इसका यह भी मतलब था कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रन की जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चले और जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जिसको पार्लियामेंट चलाए। तो ये सारी चीजें लिबरलिज्म में इंक्लूडेड थी कि ऑटोक्रेसी समाप्त हो जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस समाप्त हो जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जिसको पार्लियामेंट चलाए। और साथ ही साथ जो यहाँ आपको आगे क्या बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो इस बात पर स्ट्रेस करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया जाए। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार लोगों को मिले। तो ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। So now we are going to start from the next paragraph, children. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage। तो अब ये भी एक आश्चर्य में डालने वाली बात है कि जो लिबरल्स थे, लिबरल्स इस बात की तो वकालत कर रहे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, कि हर कोई कानून के सामने समान हो, लेकिन फिर भी उनके नजरिए से भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये कतई मतलब नहीं था कि हर कोई जो वोटिंग एज में है उसको वोटिंग के राइट्स दे दिए जाएं। तो ये एक बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात थी कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो बात करते थे, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके हिसाब से उनका क्या मानना था कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन है और जो विमेन है, तो विमेन को और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा उनकी फिलॉसफी से अलग हट करके जाने वाली बात थी कि एक तरफ तो आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ आप कुछ मायनों में इक्वालिटी खुद नहीं देना चाह रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मीन्स वोटिंग राइट। कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको एज्यूम किया गया था, जिसको लिबरलिज्म में एक बहुत
इंपॉर्टेंट बात माना गया था, लिबरलिज्म की एक आइडियोलॉजी माना गया था इक्वेलिटी बिफोर लॉ को, लेकिन लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाले भी यूनिवर्सल सफरेज की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। वो भी ये नहीं मानते थे कि हर किसी को वोटिंग राइट होना चाहिए। वही बात आगे कह रहा है कि यू विल रिकॉल दैट इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, कि रिवोल्यूशनरी फ्रांस में जहां से लिबरल डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, कि वोटिंग राइट और राइट टू बी इलेक्टेड, कि चुनाव लड़ना और चुनाव में वोट देना, ये दोनों राइट्स जो हैं केवल प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिए गए थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड ऑल विमेन, और बाकी सारी विमेन को, इनको लोगों को पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड किया गया था, इनको वोटिंग राइट से एक्सक्लूड किया गया था, वोटिंग राइट के लिए इनको एलिजिबल नहीं माना गया था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को माइनर की कैटेगरी में रखा जाता था। माइनर मतलब कि जिनको वोटिंग राइट ना मिला हो। यहां पे कह रहा है कि केवल कुछ पीरियड के लिए, जब जैकोबिन्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस था, तो उस पीरियड में केवल सारे एडल्ट मेल्स को जो है वो वोटिंग राइट मिल पाए थे, चाहे वो प्रॉपर्टी रहे हो चाहे ना रहे हो। यानी कि जैकोबिन्स के पीरियड में थोड़ा सा चेंज आया था, और जैकोबिन्स के पीरियड में इस बात को ध्यान दिया गया था कि ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, की जो एडल्ट मेल्स हैं उनको सफरेज यानी कि वोटिंग राइट्स मिले, चाहे वो प्रॉपर्टीड हो या ना हो। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor. लेकिन उसके बाद फिर जब नेपोलियनिक कोड लागू हुआ, जब से नेपोलियन का रूल आ गया, तब से फिर से जो है वो विमेन को और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को जो है माइनर की कैटेगरी में रख दिया गया था। तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो शुरू से ही जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे और जो विमेन थे, वो लगातार इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे कि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलें। तो ये एक खास बात थी इस लिबरलिज्म की, कि लिबरलिज्म एक और तो जहां वकालत करता था इक्वलिटी बिफोर लॉ की, वहीं दूसरी तरफ ये लगातार खुद भी इसी चीज पर स्ट्रेस देता था, इसी चीज पर जोर देता था कि नॉन प्रॉपर्टी मेन को और विमेन को वोटिंग राइट्स ना मिले। तो ये बात आपको यहां पे बताई गई है। तो आगे बच्चों फिर आपको क्या बताया जा रहा है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो अब ये लिबरलिज्म जो था, इसका लिबरलिज्म का पॉलिटिकल सेंस में अलग मतलब था, सोशल सेंस में इसका अलग मतलब था, इकोनॉमिक स्फीयर में इसका कुछ और मतलब था। इसका मतलब हर जगह फ्रीडम ही था, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र थे, आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक एरियाज में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। तो लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, कि मार्केट में फ्रीडम हो, लोगों को अपना बिजनेस करने में सहूलियतें रहें, और जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है कि जो स्टेट की लगाई हुई, इम्पोज्ड का मतलब थोपी गई, रेस्ट्रिक्शंस जो पाबंदियां हैं उनका एबॉलिशन हो। एबॉलिशन का मतलब खात्मा, कि जो स्टेट की लगाई हुई पाबंदियां हैं उन पाबंदियों का खात्मा हो, और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल आसानी से हो पाए। गुड्स का मतलब सामान और कैपिटल का मतलब पैसा, कि सामान और पैसे का प्रॉपर और आसानी से मूवमेंट हो पाए। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो आपने ये देखा कि जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पे बेस्ड था। तो ये भी लिबरलिज्म को लेकर के उसकी एक बड़ी मांग थी कि मार्केट में भी एक तरीके की फ्रीडम होनी चाहिए, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे एक तरीके की फ्रीडम, एक तरीके की आजादी, एक तरीके की आसानी होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पे हम जो बात कर रहे थे कि न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास के लिए ट्रेड के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जिस तरीके की फ्रीडम की जरूरत थी, उस संबंध में हम बात कर रहे थे। तो आपको ये बताया गया इससे पिछले पार्ट में कि वो ये चाहते थे कि मार्केट में होने वाले गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट को लेकर के थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको एबॉलिश किया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। तो अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो अब आपको ये तो पता ही है कि नेपोलियन के टाइम में यूरोप के भी कई कंट्रीज में, यूरोप के भी काफ़ी बड़े इलाके में फ्रांस का कब्जा हो गया था। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक जर्मन स्पीकिंग रीजन लिया जा रहा है जहाँ पे नेपोलियन का राज चलता था।
तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो नेपोलियन का राज जो कि जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज में फैल गया था, यूरोप के जर्मन स्पीकिंग इलाकों में फैल गया था, तो वहां पे न्यूमरस प्रिंसिपैलिटीज थी, न्यूमरस इलाके थे जो अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से चलते थे। और उन न्यूमरस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में से अलग अलग छोटे छोटे इलाकों को मिला करके 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन, 39 स्टेट्स का एक ज्वाइंट स्टेट, कॉन्फेडरेशन का मतलब कि एक ज्वाइंट स्टेट। तो इस तरीके से बहुत सारी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में से छोटे छोटे इलाकों को मिला करके 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन, जिसको बोलते हैं संघ राज्य, जिसको बोलते हैं कि मिला जुला राज्य, कि 39 स्टेट्स का एक मिला जुला राज्य तैयार कर लिया गया था नेपोलियन के पीरियड में। तो ये जो कॉन्फेडरेशन था ये कहां पर था? ये जर्मन स्पीकिंग एरियाज में था यूरोप के। तो उस समय कोई जर्मनी जैसी चीज नहीं थी, लेकिन जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज थी यूरोप में। तो यूरोप की उन जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज में जहां पे नेपोलियन का अधिकार हो गया था, जहां पे नेपोलियन का कब्जा हो गया था, उनमें से कुछ इलाकों को मिला करके 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन, 39 स्टेट्स को मिला करके एक कॉन्फेडरेशन बना लिया गया। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ईच ऑफ दीज पजेस्ड इट्स ओन करेंसी। तो जब इनको मिला करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया गया तो इसमें 39 स्टेट्स थी जिनको मिलाया गया था। तो हर एक इलाके की अपनी करेंसी थी, हर एक इलाके का अपना वेट और मेजर का एक सिस्टम था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बताई जा रही है आपको कि सपोज कीजिए कोई मर्चेंट है जो 1833 में ट्रैवल कर रहा है हैम्बर्ग से लेकर के न्यूरेमबर्ग, कि ये जो 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन बना था इसके एक पॉइंट पे हैम्बर्ग था और दूसरे पॉइंट पे न्यूरेमबर्ग था। तो 1833 के पीरियड में, 1833 के पीरियड में अगर कोई मर्चेंट है जो हैम्बर्ग से लेकर के न्यूरेमबर्ग तक अपने गुड्स को बेचने के लिए एक जर्नी कर रहा है, तो इस पूरे डिस्टेंस में उसको 11 कस्टम बैरियर से होकर के गुजरना था। उसको 11 कस्टम बैरियर्स, कस्टम बैरियर कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आएंगे तो आपको कस्टम पे चेकिंग वगैरह करानी होगी, वहां पे अगर आप कोई सामान ला रहे हैं तो आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1833 में अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे केवल इसी कॉन्फेडरेशन को लिया जाए जिसमें 39 स्टेट्स शामिल थे, हालांकि ऐसे और बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर इस फेडरेशन को लिया जा रहा है जिसमें 39 स्टेट्स थे। तो इस फेडरेशन में आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई मर्चेंट है जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग की जर्नी कर रहा है, तो इस बीच में उसे 11 कस्टम बैरियर से होकर के गुजरना पड़ता था, जिसमें उसको काफ़ी बड़ी कस्टम ड्यूटी जो कि 5% होती थी गुड्स की वैल्यू के बराबर, जो गुड्स की वैल्यू के 5% के बराबर होती थी, ये हर कस्टम बैरियर पे उसको टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था। तो ड्यूटीज वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड। तो कह रहा है कि एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो अब चूंकि हर एक इलाके का एक अपना ही वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था, तो कैलकुलेशन यूनिफॉर्म नहीं थी कि अगर मान लीजिए आप 10 किलो चावल मान लीजिए आप लेकर के चल रहे हैं, तो वो आपका अगर हैम्बर्ग में 10 केजी है तो वो न्यूरेमबर्ग में 12 केजी हो जाएगा, तो वो जो है वो किसी और जगह पे जो है वो 15 केजी हो जाएगा, तो किसी और जगह पे वो 8 केजी ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हर एक इलाके का अपना खुद का वेट और मेजरमेंट का सिस्टम होता था। तो इस तरीके से हर थोड़ी दूर पे उसको कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था ये कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज ईल। तो उस समय जो क्लॉथ का मेजरमेंट जैसे आज के टाइम में मीटर में होता है, उस टाइम में ईल में होता था। तो कह रहा है कि और इस ईल का मेजरमेंट हर जगह अलग अलग था। तो कह रहा है कि ईल जो है ये फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर की थी, तो मेंच में 55.1 सेंटीमीटर की थी, तो न्यूरेमबर्ग में ये 65.6 सेंटीमीटर की थी, तो फ्रीबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर की थी। तो मतलब आप ये समझिए कि आपका 1 मीटर का ही कपड़ा जो है वो कहीं पे 1 मीटर है तो कहीं पे वो 1.25 मीटर हो जाएगा, तो कहीं पे 1.5 मीटर हो जाएगा, तो कहीं पे 75 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी ट्रबलसम कैलकुलेशन होता था गुड्स के एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के बेचने के रूटीन में, गुड्स के एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के बेचने के रूट में ये बड़ा ही जो है एक कम्बरसम कैलकुलेशन होता था जो हर थोड़ी दूर पे करना पड़ता था। तो इस चीज को यूनिफॉर्म करने की कोशिश नेपोलियन ने बखूबी की और यही लिबरलिज्म के सपोर्टर्स चाहते भी थे। तो हम इसके आगे देखते हैं कि सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय
द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस। तो अब आपने ये देखा कि इस तरीके से जो नई एक कॉमर्शियल क्लास निकल रही थी, एक जो न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास थी जो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड पे बेस्ड थी, वो इस तरीके की चीज़ों को कि वेट और मेजरमेंट के सिस्टम अलग अलग हैं, करेंसीज अलग अलग हैं, तो इसको वो ऑब्स्टेकल मानती थी, रुकावट मानती थी इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ के मामले में, कि जब तक इस तरीके की रुकावटें हैं, जब तक अलग अलग तरीके की करेंसीज हैं, हर थोड़ी दूर पे बदल जाने वाली करेंसीज हैं, हर थोड़ी दूर पे बदल जाने वाला वेट और मेजर का सिस्टम है, तो जब तक ये रहेगा तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ये इस बात के लिए भी आगू कर रहे थे, ये इस बात के लिए भी बहस कर रहे थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी, एक ऐसा इकोनॉमिक क्षेत्र जिसमें वेट और मेजरमेंट तो एक जैसा हो ही, साथ ही साथ करेंसी भी एक जैसी हो, और वहां पे अनहिंडर्ड मूवमेंट हो पाए गुड्स, पीपल और कैपिटल का। कैपिटल मतलब पैसा, कि पैसा, लोगों और गुड्स का अनहिंडर्ड मतलब कि बिना किसी रुकावट के, अनहिंडर्ड मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट, कि बिना किसी रुकावट के उसका मूवमेंट हो पाए। तो आगे कह रहा है कि इन 1834 अ कस्टम यूनियन, तो 1834 में एक कस्टम यूनियन, कस्टम्स की अलग अलग जो कस्टम्स थे, हर थोड़ी दूर पे जो एक नया कस्टम था, ये कस्टम्स को मिला करके एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसको वहां की लोकल लैंग्वेज में जोल्वेरिन भी बोलते थे। तो इसकी शुरुआत हुई थी एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा। प्रशा ने इसकी शुरुआत पर जोर दिया था और इसको ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था। तो इसमें कुछ बहुत अच्छे सुधार किए गए थे। कौन से? कि जैसे इन्होंने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया था, कि जो हर थोड़ी दूर पे एक टैरिफ का मतलब टैक्स, हर थोड़ी दूर पे जो एक टैक्स बैरियर था उसको खत्म कर दिया गया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2, कि जो करेंसीज 30 के रेंज में थी, 30 से ऊपर जो अलग अलग करेंसीज थी उनको घटा करके 2 कर दिया गया, 2 से ज्यादा करेंसी अब इस जोल्वेरिन में नहीं थी। उसी के साथ साथ द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और साथ ही साथ एक अच्छा रेलवे का नेटवर्क क्रिएट किया गया कि जिससे मोबिलिटी बढ़े, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्नेस किया जाए और नेशनल यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ ने नेशनल यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कह रहा है कि अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। तो कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ गया था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब कि नेशन को प्रेम करना इकोनॉमिक दायरों में रह करके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मद्देनजर भी नेशन से प्रेम करना, कि एक तो नेशन से प्रेम करना है कि चलो त्याग और बलिदान के मामलों को लेकर के, लेकिन एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कंसीडर करके भी नेशनलिज्म की बात सोची गई, तो इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा गया। तो इसने जो है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो उस टाइम में प्रिवेल कर रहे थे उनको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। तो यहाँ पे हम एक एक टॉपिक को ही लेकर के चल रहे हैं कि ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आता चले।